बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। ट्रंप आउट, बाइडन इन। बाइडन के इक़्तिदार का आगाज, पाकिस्तान समेत खत्ते पर असरात क्या। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम, भारत का असल चेहरा बेनकाब। और ब्रॉडशीट स्कैंडल, नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से तहकीकाती कमेटी की तश्कील मुस्तरद। फॉरेन फंडिंग केस की खुली समात नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन, मुल्क सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार, सूरत हाल क्या। ऑलरेडी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और अमेरिका में सदारत तब्दील हो चुकी है। जो बाइडन 46वें अमेरिकी सदर की हैसियत से हलफ उठा चुके हैं और तकरीब हलफ बर्दारी ने डोनाल्ड ट्रंप ने शिरकत नहीं की। और पहला जो अवाम से जो बाइडन ने खिताब किया, उस खिताब में उन्होंने बड़ी अहम गुफ्तगू की और बहुत सारी उन्होंने बातें की कि जी ये अमेरिका का दिन है, जमहूरियत का दिन है। लेकिन उनकी जो तकरीर का सबसे जो अहम नुक्ता था, उन्होंने कहा कि सुर्ख नीले लिबरल क़दामत पसंदों में खाना जंगी को ख़त्म करना होगा। हम सफ़ेद फाम, इंतहा पसंदी, दाखिली दहशतगर्दी और कोरोना जैसे चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। और जो बाइडन की तकरीर का बुनियादी तकसीमशुदा अमरीकी मुआशरे को मुत्तहिद करना था। और सबसे जो उन्होंने अहम काम यह किया कि साबिक सदर ट्रंप के दौर के कई जो अहम फैसले थे उनको वापस लेने के लिए जो अहकामात थे उन पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ने बाज़ मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के शहरियों पर अमरीका में इमिग्रेशन पर पाबंदी खत्म करने, नौजवान तारिकीन वतन को तहफ़्फ़ुज़ देने और मैक्सिको की सरहद पर दीवार की तामीर को रोकने और मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक जो पेरिस मुआहिदा बहाल करने का बिल है उस पर जो बाइडन ने दस्तखत किए। बज़ाहिर जो बाइडन के जो इब्तदाई इक़दामात हैं वो अमरीकी मुआशरे की तामीर नौ की एक बुनियाद रख रहे हैं, मगर वहीं खारिजी महाज पर जो बाइडन को यकीन बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। और इस बात के हवाले से कहा भी जा रहा है कि अफगान पीस प्रोसेस की कामयाबी के हवाले से, ईरान के साथ जौहरी मुआहदे की बहाली के हवाले से ये तमाम तर चीज़ें शामिल हैं। और नामजद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक जो बाइडन मकबूजा बैतुल मक़दस को इसराइल का हिस्सा तस्लीम करने का ट्रंप का फैसला वापस नहीं लेंगे। खारजा महाज पर किन किन चैलेंजेस का सामना हो सकता है। पाकिस्तान की जानिब से बाइडन इंतजामिया के साथ अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद जाहिर की गई है। जो बाइडन के अमरीका के सदर बनने के पाकिस्तान और खत्ते की सियासी सूरत हाल पर क्या जो किस्म के असरात हैं वो मरतब हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ मसला कश्मीर और फ़लस्तीन समेत आलमी तनाज़ात के हल के लिए बाइडन का क्या किरदार होगा। एक तरफ इस पर बात होगी तो दूसरी तरफ भारत के हवाले से जो अहम इंकशाफात हो रहे हैं इस पर भी बात करेंगे। भारत की पाकिस्तान मुखालिफ जो प्रोपेगेंडा मुहिम है वो सबके सामने खुलकर आ गई है। इकोनॉमिस्ट हो या फॉरेन पॉलिसी मैगजीन हो, यूके की पार्लियामेंट हो या फिर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की रिपोर्ट, भारतीय करतूत अयां हो गए हैं। दूसरी तरफ भारतीय फौज में भी एक खौफ की लहर है जब से पुलवामा वाक़े के बाद तमाम तर सूरत सामने आई है और एक और भारतीय जाली फॉरम जो है बेनकाब हुआ है। ये सारी सूरत पर बात करेंगे कि पाकिस्तान को किस फॉरम पर आवाज बुलंद करनी चाहिए भारत के हवाले से, और अमेरिका के सदारत तब्दील होने के बाद खत्ते पर क्या असरात हो सकते हैं, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब वीडियो लिंक पर मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कसूरी साहब, अमेरिका में इक़्तिदार तब्दील हो चुका है, अब जो बाइडन इक़्तिदार में आ गए हैं, लेकिन कहा जाता है कि सदर निकलसन के बाद जो बाइडन वो अमरीकी सदर हैं जो पाकिस्तान के हवाले से जानते हैं, बखूबी जानते हैं, उन्हें हिलाल पाकिस्तान के एजाज से भी नवाजा गया। लेकिन डेमोक्रेट की एक पाकिस्तान के साथ माजी रहा है। अफगानिस्तान से जंग से शुरू करें तो पाकिस्तान से हमेशा डू मोर का मुतालबा किया जाता है कि और ज्यादा किया जाए और ज्यादा किया जाए। आपको लगता है कि डेमोक्रेट का जो पहला था ये 4 साल दौर उससे कुछ मुख्तलिफ होगा जो बाइडन का? नहीं, मेरा तजुर्बा तो कुछ और है। आई डोंट थिंक इसका कुछ ज्यादा फर्क पड़ता है, ये हालात पे होता है। और उसका ये ठीक बात है कि प्रेसिडेंट बुश, जब मैं वजीर खारजा था और रिपब्लिकन थे और ताल्लुकात हमारे बड़े करीबी थे, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि बाइडन डूगर बर्मन बिल जिसको बैक किया था प्रेसिडेंट बाइडन ने, ये डेमोक्रेट्स के वक्त में आया था। और मैं इसलिए ये समझता हूँ कि और उस वक्त जो हुकूमत थी वो पीपल्स पार्टी की थी, तो इसमें मैं नहीं समझता को फर्क पड़ता है कि पाकिस्तान में किसकी हुकूमत और वहाँ किसकी हुकूमत है। ये जमीनी हकायक पे है और पाकिस्तान के अपने अंदरूनी मामला का मामला है, तो मैं नहीं समझता इसका फर्क पड़ेगा। बल्कि बाइडन साहब जो है, मेरी भी इनसे डीलिंग रही है। जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था तो ये रैंकिंग मेंबर थे। रैंकिंग मेंबर का ये होता है कि उस वक्त चूंकि रिपब्लिकन पावर में थे, तो जो सीनियर मोस्ट डेमोक्रेट थे फॉरेन रिलेशंस कमेटी के, वो यही थे। यानी कि अगर ये डेमोक्रेटिक पार्टी पावर में होती तो ये होते चेयरमैन फॉरेन रिलेशंस कमेटी। तो मेरा इनसे वास्ता रहा है कि पाकिस्तान को अच्छी तरह जानते हैं, पाकिस्तान आते रहे हैं,
इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई इतना बड़ा खतरे की बात है कि कोई डेमोक्रेट है या रिपब्लिकन है, बल्कि हालांकि प्रेसिडेंट ट्रम्प रिपब्लिकन थे, लेकिन वो अनप्रेडिक्टेबल थे। शुरू में उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बहुत सख्त बातें की थी। बाद में ठीक है कि रवैये में तब्दीली आई, क्योंकि उनको अफगानिस्तान में हमारी जरूरत पेश आई, और मैं नहीं समझता कि इसमें घबराना चाहिए ज्यादा। सही। कसूरी साहब, ट्रंप अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज का इनखला चाहते थे, लेकिन उस पर भी जो बाइडन की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा कि जी बहुत जल्द इकदाम है, गलत इकदाम है, इतनी जल्दी अमेरिकी फौज का इनखला नहीं होना चाहिए। लेकिन वही जो आप अभी बात कर रहे थे कि अमेरिका को एक नई जंग में, ट्रंप ने जाते जाते ये बयान भी दिया कि अमेरिका को एक नई जंग उन्होंने नहीं धकेला है, लेकिन जो अफगान पीस प्रोसेस है, आप समझते हैं कि उसमें भी कोई रुकावट आ सकती है इसके बाद? देखिए, जहां तक इनका ख्याल है प्रेसिडेंट बाइडन का, ये तो वो शख्स है जिन्होंने, जब प्रेसिडेंट ओबामा ने फौजें बढ़ाई थी अफगानिस्तान में, जिसको सर्ज का नाम दिया गया था, उसकी इन्होंने मुखालिफत की थी, और ये नहीं समझते कि वहां जंग से मामला हल होगा। हाँ, ये जरूर है कि हर हुकूमत में कुछ ना कुछ तब्दीली होती है, और जो इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डेजिग्नेट है, अब तो वो कंफर्म हो गए होंगे सेनेट से, लेकिन वो नहीं हुए तो हो जाएंगे। उन्होंने बड़े जशे तुले अल्फाज में यह कहा था कि उन्होंने अभी जो मुआहिदा है उसको गौर से नहीं पढ़ा। इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ टाइम चाह रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुआहिदा गलत था, उन्होंने कहा मैं जरा देखना चाहूंगा। और मेरी अपनी जाती राय यह है कि अमेरिका को कतई सूट नहीं करता कि वह अफगानिस्तान में लंबिया रखे। हाँ, ये जरूर है कि हो सकता है कि वो पाकिस्तान को भी कहें और तालिबान को भी कहें कि थोड़ा सा इसमें इस लिहाज से लचक आए कि जो खवातीन के राइट्स है, जो आईनी पोजीशन है, जो कि प्रेसिडेंट अशरफ गनी की हुकूमत कम अज कम दिखावे को ये कहती है कि जी वो उनको लाए। अशरफ गनी साहब का एक जाती मफाद है कि इंटरिम सेटअप ना आए। तालिबान चाहते हैं इंटरिम सेटअप आए, क्योंकि अगर इंटरिम सेटअप आएगा तो अशरफ गनी साहब पारे हो जाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ठीक है, बातचीत होगी, हो सकता है थोड़ी बहुत डिले हो, लेकिन जो बुनियादी मरकज है, बुनियादी नुक्ता है कि फौजें वहां से हटाना, वो तो ये भी वही चाहेंगे जो प्रेसिडेंट ट्रंप चाह रहे थे। बल्कि मैं समझता हूं एक ऐसा एरिया है जहां शायद ज्यादा फर्क ना हो ट्रंप साहब का और इनका। हालांकि यूरोप की तरफ तब्दीली आएगी रवैये में, लेकिन मैं नहीं, मिडल ईस्ट में भी तब्दीली आएगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई खास फर्क अफगानिस्तान की तरफ आएगा। हाँ सर, थोड़ा बहुत टेक्निकल एडजस्टमेंट होती है, और चाहेंगे वो जरूर, ये चाहते तो ट्रंप भी थे, लेकिन ट्रंप साहब को कोई खास इंटरेस्ट नहीं था ह्यूमन राइट्स या खवातीन के राइट्स में, लेकिन इनका शायद जेन्युइन इंटरेस्ट होगा। कसूरी साहब, लेकिन अफगान तालिबान के जो सरबराह हैं मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर, उन्होंने जिस तरह से ट्वीट किया कि अगर अमेरिका ने अपने फौजियों को वापस ना बुलाया तो हम एक अहम फैसला करेंगे, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बाइडन की सोच से खौफजदा तो हैं तालिबान भी? नेचुरली देखें, जब शुरू के दिन होते हैं, आप अगर चीन के भी अखबार पढ़ रहे हैं और आप देखेंगे कि वहां भी ये है कि वहां मुख्तलिफ किस्म के टोन है, और वो प्रेसिडेंट बाइडन को कॉशन भी कर रहे हैं कि अगर आपने वो किया जो उन्होंने किया था तो वो ना दुनिया के लिए अच्छा होगा, ना अमेरिका और ना चीन के लिए। तो ये हम ये समझना चाहिए कि एक किस्म की तंबीह है कि प्रेसिडेंट बाइडन की टीम को कि पहले बड़ा काम हो चुका है, आप जो बंद मामलात हैं जो रिजॉल्व हो गए उनको दोबारा ना छेड़ें। मैं नहीं समझता कि तालिबान के मफाद में है कि वो अमेरिका से जंग करें। उसकी वजह यह है कि जंग के जरिए किसी सूरत में तालिबान अफगानिस्तान की हुकूमत में नहीं आ सकते। कुछ इलाके में कब्जा कर लेंगे, उस इलाके पे हमले होते रहेंगे, वहां कोई खास किस्म की हुकूमत नहीं होगी, उनका कब्जा जरूर रहेगा। तालिबान भी ये चाहते होंगे, वो अफगान नेशनलिस्ट हैं, कि आखिर वहां एक मुनासिब किस्म की हुकूमत हो और तालिबान जो है एक इंटरिम सेटअप में आए और उसके बाद एक फाइनल सेटअप, फाइनल आईनी ढांचा वहां बने। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी ये चाहता है कि जंग होती रहे, और तालिबान तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे
क्योंकि अफगानिस्तान का भी बड़ा नुकसान है और उनका अपना भी बड़ा नुकसान है तालिबान का। कसूरी साहब, अमेरिका की चाइना से मुतालिक पॉलिसी में कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है और इस तब्दीली के क्या सी पैक पर भी कुछ असरात हो सकते हैं? अमेरिका की पॉलिसी देखिए, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है चीन से अमेरिका की रिलेशनशिप, उस पर कई उसमें मामला आ जाएंगे। पाकिस्तान के मफाद में है कि पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, इसमें कोई दो राय नहीं। और उम्मीद यह है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इतनी समझदार है कि वो इन पाकिस्तान पे प्रेशर नहीं डालेगी कि वो चूज करे पाकिस्तान, चीन और अमेरिका में। वो इसलिए नहीं डालेगी कि उसको पता है कि फिर चीन के हक में ही पाकिस्तान को अगर कंपेल हो गया तो फैसला करना पड़ेगा। चीन से हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, चीन हर आड़े वक्त में हमारे साथ चला है और हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाई है, उसमें उनका हलीफ है। ये चीन को कॉर्नर करने में, चीन को कन्फ्रंट करने में, तो तालिबान, तो मैं समझता हूँ बाइडेन इंतजामिया शायद इतनी गैर हकीकत पसंदाना कोई डिमांड पाकिस्तान से नहीं करेगी। उनकी ख्वाहिश ये होगी कि एक तो एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है फॉरेन ऑफिस में, और ये याद रखना चाहिए कि जहां तक ताल्लुक है स्टेट डिपार्टमेंट का, उनको उन्होंने तकरीबन फारिग करके रख दिया था प्रेसिडेंट ट्रंप, और कोई इंस्टीट्यूशनल मेमोरी नहीं थी। वो कोई पढ़ते वढ़ते नहीं थे, किसी का कोई ब्रीफ नहीं देखते थे, जो दिल चाहता था वो कर देते थे। उनके अपने कुछ व्यूज थे, कुछ, लेकिन वो पढ़ने लिखने का शौक नहीं था जो डिपार्टमेंट तैयार करता था। जब स्टेट डिपार्टमेंट का मामला है तो उनकी एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, जैसे पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस की एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है। तो जो भी बाइडेन साहब के सामने ब्रीफ जाएंगे उसको माजी से लिंक किया जाएगा, और बाइडेन साहब अगर कुछ भूले भी होंगे तो उनको याद करा दिया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तरफ कोई बुनियादी तब्दीली नहीं आएगी। वो ये चाहेंगे कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान वही रोल जो है जारी रखे जो उसने पहले एक मुस्बत रोल अदा किया है, और शायद कुछ बेहतरी इंडायरेक्टली बेहतरी इस तरह आ सकती है कि दो फैक्टर्स पाकिस्तान को काफी तंग करते रहे हैं ट्रंप साहब के दौर में, और वो है चीन और ईरान। इन दोनों के साथ इतनी शिद्दत वो ले आए थे मुखालफत में कि हमारे ऊपर उसका असर पड़ने का खतरा था। हालांकि ट्रंप साहब ने भी, ट्रंप ने भी हमसे ये प्रेशर नहीं डाला कि कुछ होने, लेकिन वो स्टेज नहीं आई। ईरान के मामले में भी बाइडेन शायद उतना आगे तो ना जाए फौरी तौर पर, क्योंकि उनको अमेरिका के अंदर बड़ी मुखालिफत है और अमेरिकन सोसाइटी बड़ी डिवाइडेड है। अभी उनकी प्राइमरी फोकस जो है वो कोरोना वायरस, एक उसने बर्पा की हुई है, और फिर उनके अंदर मुल्क में जो खलीज है रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, उसको बांटना उनका है। मैं नहीं समझता कि वो बड़े मेजर फॉरेन पॉलिसी को इनिशिएटिव ऐसे लेंगे जैसे मजीद खतरा बढ़े, बल्कि मुझे लग ही रहा है कि चाइना के साथ, हालांकि वो कहेंगे तो यही कि चाइना ने जो है WTO मेंबर बन के मिस यूज किया पोजीशन, और हमारी जो सीक्रेट करवाई है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जबरदस्ती करवाई है। लेकिन उनको यह पता है कि चीन ने पिछले क्वार्टर में 6% ग्रोथ है और एनुअल ग्रोथ उनकी 2.3% है पूरे साल की, लेकिन जो पिछला क्वार्टर है 6% है। दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमीज है उनमें सिर्फ चीन की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, विच मीन उसमें यह कैपेसिटी है कि दूसरी इकोनॉमीज को भी खींच के ले जाए। इस वक्त अमेरिका के मफाद में है कि वो चीन के साथ उस किस्म का रवैया ना रखे जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने रखा था। जबान वो जैसी मर्जी इस्तेमाल करे। मैं समझता हूँ जबान भी जो है वो निस्बतन जो है वो जची तुली होगी, और उन्होंने जो अपनी टीम लाए हैं, मैं नहीं समझता अगर उनका माजी देखें कि वो चीन की तरफ उस किस्म की पॉलिसी अपनाएंगे जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनाई थी। और पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड उन्होंने कहा वापस जा रहे हैं, तो वापस जा रहे हैं तो खाक वापस जाएंगे, चीन के बगैर तो जा नहीं सकते। चीन के साथ उनको कोऑपरेट करना पड़ेगा।
तो ज्यादातर मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका की पॉलिसी चीन के साथ होगी कोऑपरेशन और कॉन्फ्रंटेशन बाय वक्त। इसलिए मेरा यह ख्याल है कि वो कुछ न कुछ तब्दीली आएगी नरमी की तरफ, और ईरान की तरफ तो बहुत आगे जाना चाहते थे प्रेसिडेंट बाइडेन। वो तो वापस जाना चाहते थे उस ट्रीटी में जो कि यूरोप के जो बड़े मुल्क है, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया और फिर रूस और अमेरिका, रूस और चीन, जिन्होंने उसको अंडरराइट किया था और प्रेसिडेंट ट्रंप उससे निकल गए थे। तो लाइकलीहुड ये है कि जल्द या बदेर ये ईरान की तरफ भी निस्बतन बेहतर रवैया अपनाएंगे। और मैंने खुद जो वजीर खारजा था तो मैंने बड़ा काम किया था ये जो पाइपलाइन है ऑयल की, और अगर लेकिन चूंकि ट्रंप साहब और उसके बाद जो इंतजामिया आई उन्होंने बहुत सख्त, ट्रंप से पहले भी और ट्रंप साहब भी, इन्होंने बहुत सख्त रवैया रखा ईरान की तरफ। मैं समझता हूँ उसमें भी तब्दीली आएगी जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी। एक और चीज आपको याद रखनी चाहिए और वो ये है कि ठीक है कि हिंदुस्तान का इसके साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस है चीन के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त कश्मीर का बना है, हम कश्मीर में जब डिप्लोमेटिकली बात करते हैं तो हिंदुस्तान को हम उजागर करना चाहते हैं। ट्रंप साहब को उस वक्त इंटरेस्ट नहीं था ह्यूमन राइट्स में, इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इनके लिए कमला हैरिस दोनों क्योंकि माजी में बोल चुके हैं कश्मीर में भी, और जो उन्होंने कानून पास किया है हिंदुस्तान में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसमें मुसलमानों को टारगेट किया गया है, इनके लिए चुप रहना मुश्किल होगा। तो अगर ये कुछ भी ना करें और अपनी लब कुशाई करें, बोले कश्मीर पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, तो पाकिस्तान का वो केस जो सारी दुनिया में वो पेश कर रहा है ह्यूमन राइट्स के सिलसिले में, जो हिंदुस्तान वहां जुल्म कर रहा है, उसकी फौजें वहां जुल्म कर रही है, उसको मजीद तकवीत मिलेगी। क्विकली, मेरे पास 1 मिनट है। भारत के हवाले से भी अमेरिका की हमेशा से रहा है कि अमेरिका माजी की जो हुकूमत है वो भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाती आई हैं, लेकिन भारत में डिसइंफो लैब और दीगर जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं उसके बाद क्या इस पर भी कुछ बात हो सकती है? और भारत के जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं उसके बाद आपको लगता है कि भारत जो प्रोपेगेंडा मुहिम पाकिस्तान के खिलाफ चला रहा है उससे बाज आएगा? नहीं, देखिए, भारत जो है छोटा मुल्क नहीं है, जिस तरह पाकिस्तान छोटा मुल्क नहीं है। पाकिस्तान पे जो लोग गलतफहमी का पहले शिकार थे कि जी अमेरिका ये कहेगा तो होगा, कभी ऐसे नहीं हुआ। हाँ, पक्के पर्दा वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जब वो ये बात करेंगे ह्यूमन राइट्स की तो भारत कॉर्नर जरूर होगा। सही, बहुत शुक्रिया। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, साबिक वज़ीर ख़ारजा, मिर्सर प्रोग्राम में मौजूद थे और अमेरिका में जो सदारत तब्दील हुई है उसके खत्ते पर असरात की बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ तब्दील होंगी, लेकिन सम हाउ पॉलिसीज़ वैसी ही रहेंगी और भारत के हवाले से भी लगता नहीं है कि भारत बाज आएगा। पाकिस्तान को मज़ीद फ़ौरन पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान में अंदरूनी तौर पर जो सियासी अदम इस्तेहकाम चल रहा है इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। मुल्क में जो सियासी हलचल है वो बढ़ती जा रही है, सियासी तौर पर पारा गर्म होता जा रहा है। बात इस्तीफों से शुरू हुई थी और अब इसराइल मुर्दाबाद के नारों पर पहुंच गई है। फिरदौस आशिकावान ने भी गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्तीफों से शुरू होने वाली एहतजाजी सियासत अब इसराइल मुर्दाबाद तक पहुंच गई है। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन के सामने इस हफ्ते एहतजाज भी किया गया पीडीएम की तरफ से, और पीडीएम की तरफ से जो तमाम तर बातें की जा रही थी लग नहीं रहा कि उन पर उस तरह से अमल पैरा हो सकेगा। हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा? बज़ाहिर हुकूमत बड़ी मुतमईन नजर आ रही है। हुकूमत की तरफ से कमेटी भी तश्कील दे दी गई है ब्रॉडशीट के हवाले से, लेकिन उस ब्रॉडशीट के हवाले से जो तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई है उसको मुस्तरद कर दिया गया है अपोजिशन की तरफ से। लेकिन साथ ही साथ सबसे अहम बात यह भी है कि इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज हो, फॉरेन फंडिंग केस हो, फॉरेन फंडिंग केस का सहारा लिया गया। हुकूमत ये बात करती है लेकिन अपोजिशन भी इसमें नामजद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को भी तलब किया गया था। लेकिन द क्वेश्चन इज कि पीडीएम जो मकासद हासिल करना चाह रही थी, पीडीएम क्या हासिल कर पाई है अब तक, और आगे जाकर जो इस्तीफों और जो एहतजाज जो मार्च की बात हो रही है उसके ऊपर भी लग नहीं रहा कि अमल पैरा हो सकेगी। और साथ ही साथ क्या हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है? अगर हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है तो हुकूमत इतनी मुतमईन क्यों नजर आ रही है, और जिन महाज पर हुकूमत को काम करने की जरूरत है उन तमाम तर महाजों पर हुकूमत काम क्यों नहीं कर पा रही है? क्या अगले 2.5 साल भी इसी तरह से गुजर जाएंगे? हुकूमत और अपोजिशन की आपस की महाजराई, अपोजिशन अपना बेहतर किरदार कब अदा करेगी, हुकूमत बेहतर तरीके से कब परफॉर्म करेगी, एक आम आदमी को कब रिलीफ मिलेगा? ये बुनियादी से सवाल है, इन पर हम बात करेंगे। मोहसिन बेग साहब मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज़किया। बेग साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बेग साहब, ये जो सारी सूरत हाल चल रही है पिछले 1.5-2 महीने से, ये सारी सूरत हाल, इस्तीफों की बात होती है, मार्च की बात होती है, इलेक्शन कमीशन तक बात पहुंच गई, फॉरेन फंडिंग का मामला जो है वो सामने आ गया उस हवाले से, उसके बाद ब्रॉडशीट पर तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई, लेकिन जो बुनियादी मसाइल हैं वो निगलेक्ट होते जा रहे हैं। आपको ये सारी सिचुएशन कुछ समझ आ रही है कि हो क्या रहा है मुल्क में इस वक्त सियासी तौर पर? बहुत शुक्रिया। बेसिकली दोनों अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है वो पॉइंट स्कोरिंग में लगे हुए हैं। आम आदमी का जो भी मसाइल हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, रोज़मर्रा जो गवर्नमेंट है वो पेट्रोल, गैस और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस जो बढ़ा रहे हैं, उससे आम आदमी बेचारा पिस रहा है। उसकी आवाज़ ना तो अपोजिशन उठा रही है, ना ही गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई ध्यान दे रही है। बेसिकली जैसे आपने कहा कि ये इतना अर्सा आगे भी इसी तरह चलेगा, मैं ये समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अपोजिशन नहीं आने दे रही। गवर्नमेंट उसमें संजीदा नहीं है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाए जाए, पार्लियामेंट को फॉल किया जाए, लोगों की मसाइल के ऊपर डिबेट की जाए, जिन इस्लाहात का गवर्नमेंट ने वादा किया था वो उसको पूरा किया जाए। ये सारी चीज़ें नेगलेक्ट हो गई और अपोजिशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसमें 1 या 2 लोग संजीदा थे जिन्होंने पूरी इन 11 पार्टीज में जो चाह रहे थे कि गवर्नमेंट को टफ टाइम दिया जाए। लेकिन जो बड़ी 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी है और नून लीग है, उनके अपने बहुत मसाइल हैं। वो पीपल्स पार्टी, अब आप देखिए कि आजकल खान साहब पूरी पीटीआई पीपल्स पार्टी का नाम नहीं लेते और उनके लबों पे वो नाम नहीं आ रहा। उनके नैब के इदारा रेडार पे भी पीपल्स पार्टी आजकल नहीं है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें अपोजिशन की तहरीक को कमज़ोर करती हैं और अपोजिशन का जो मौक़िफ़ था कि रिज़ाइन करेंगे और रिज़ाइन दे दें और डेडलाइंस पे डेडलाइंस, वो मेरे ख्याल में वो तासर ज़ाया हुआ और गवर्नमेंट जो है वो भी कोई मजबूत नहीं है। गवर्नमेंट का ये फॉरेन फंडिंग का केस जो है जिसको अपोजिशन ने पिछले 2 दिन पहले एहतजाज भी किया, उसमें कुछ मसाइल पीटीआई के लिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्योंकि उन्होंने हो सकता है कि जानबूझ के कुछ भी ऐसा काम ना किया हो, क्योंकि किसी और पॉलिटिकल पार्टी के पास ये भी नहीं है जो पीटीआई ने जमा करवाया इलेक्शन कमीशन में फंडिंग के लिहाज से। तो मैं समझता हूँ कि इन पार्टीज को सारों को रेगुलेट किया जाना चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन के बाद पास बहुत अच्छा एक मौका है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को और इनकी फंडिंग को, इनके फाइनेंसेस जो हैं या इनके स्पॉन्सर जो लोग हैं उनको स्ट्रीमलाइन किया जाए। तो देखना यह है कि आया इन सारी बातों के बाद कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, अवाम के लिए कुछ हासिल होता है? बिल्कुल नहीं। आने वाले दिनों में मसाइल अवाम के और बढ़ेंगे। आप देखिए, जब आप महंगाई इतनी ज्यादा कर देते हैं और खान साहब अभी भी कह रहे हैं कि जी मैंने इजलास बुला लिया है, भाई इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाएंगे तो महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल बढ़ाएंगे तो महंगाई बढ़ेगी, गैस बढ़ाएंगे तो जो है वो प्राइस, सारी चीजों पे महंगाई का असर सब एशिया पे पड़ता है। तो अगर गवर्नमेंट खुद चीजें प्राइसेस बढ़ाती है और फिर कहती है महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, तो ये मजाक लगता है लोगों के साथ। आई डोंट नो, ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं क्या? बेग साहब, तो बेसिकली अगर जी बताइए। जी, अभी तक इस्तीफों की बात से लेकर मुख्तलिफ शहरों में होने वाले जलसे जुलूसों लेकर इलेक्शन कमीशन के बाहर होने वाले एहतजाजी मुजाहिरे तक, और अब जो तमाम तर ब्रॉडशीट का मामला सामने आया, तहकीकाती कमेटी मुस्तरद कर दी गई है, पीडीएम आपके नजदीक कुछ हासिल कर पाई है? बिल्कुल नहीं जी। पीडीएम में पीपल्स पार्टी शायद कुछ बेहतर प्ले किया उन्होंने और अपने जो मसाइल थे उसमें खासी कमी ले आए इस इत्तेहाद में रहते हुए। बाकी तो मैं समझता हूँ कि कुछ हासिल नहीं हुआ, अवाम को कुछ नहीं मिला। अब ये इजराइल की बात करते हैं, देखिए
इसमें ये टच लाना पॉलिटिक्स में मैं समझता हूँ कि ये पीडीएम की नाकामी है कि सारी चीज़ों से हारने के बाद आपने इजराइल नामंजूर, भाई कौन मंजूर कर रहा है? मैं समझता हूँ कि खान साहब ये काम कभी नहीं करेंगे और ना वो करने वाले हैं। तनकीद अच्छी होती है अगर आप पॉलिटिक्स के अंदर ही रह के करें, उसमें रिलीजन फैक्टर मत लाएं। आगे ही पाकिस्तान रिलीजन डिवाइड में बहुत ज़्यादा मसाइल में घिरा हुआ है, तो इसका पॉलिटिकल मुकाबला करना चाहिए। तो पीडीएम इस वक्त, क्योंकि देखिए इमरान खान साहब भी जिस तर्ज से हुकूमत कर रहे हैं वो भी पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। आप बिल्कुल हट धर्मी और इतने तकब्बुर और गुरूर के साथ पार्लिमानी जमहूरियत को नहीं चला सकते। पार्लिमानी जमहूरियत डायलॉग पे चलता है, बातचीत पर चलता है, पार्लिमान में चलता है, सड़कों, मुजाहरों और रैलियों में नहीं होता। तो उनको भी चाहिए, हुकूमत को भी चाहिए कि वो संजीदगी से अपोजिशन से डील करे, बजाय इसके कि आप कह रहे हैं जी ये ब्रॉडशीट का केस जो है पनामा से बड़ा होगा। कुछ नहीं होगा। ये ब्रॉडशीट में सब वो चीजें हैं जो जीआई की रिपोर्ट में भी हैं, वॉल्यूम 10 में, और सब वो चीजें हैं जो सब लोगों को पता है क्योंकि पनामा में वो चीजें आ चुकी हैं। ब्रॉडशीट ने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया। वो एक फ्रॉड टाइप आदमी थे, उन्होंने पैसे कमाने थे पाकिस्तान में। हाँ, इंक्वायरी ये होनी चाहिए कि ये पैसे किसकी मिली भगत से गए। इससे पहले $5 मिलियन जेरी जेम्स को दिए गए, उसका जिक्र ये नहीं कर रहे। तो मकसद ये कि किसी न किसी ने कट जरूर लिया। जैसे क्यूसी जफर अली ने कहा कि ये $2 मिलियन $2 मिलियन ये हमें भी किक बैक दे रहा था मुसावी, तो इसने इस बार भी किसी न किसी को पैसे दिए होंगे। तो देखना यह है कि वो इंक्वायरी कीजिए। बाकी ये कहना कि जी अपोजिशन का पनामा 2 है, मैं समझता हूँ वेस्टिंग ऑफ टाइम है, लोगों को कंफ्यूजन में डाला हुआ है। आप जो काम करने वाले हैं, जो बेहतर अंदाज में हुकूमत चलानी है, गवर्नेंस नजर आए, अवाम के मसाइल हल हो, उस पर आपका ध्यान नहीं है। बेग साहब, आपने अपने जवाब के आखिर में मेरे अगले सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन इसमें ऑपोजिशन को कंट्रोल करने के लिए सियासी तौर पर जो इस्तेहकाम है, इसको ख़त्म करने के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत क्या किरदार अदा कर सकती है? या सिर्फ गवर्नेंस को बेहतर कर लें, कारकर्दगी बेहतर कर लें, तो ये ऑपोजिशन बुनियादी तौर पर बज़ाहिर जो कह रही है जी हम हुकूमत की कारकर्दगी के पर निकल रहे हैं, जी हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही चीज़ों को, अगर महंगाई कंट्रोल हो जाती है, आम आदमी को रिलीफ मिल जाता है, तो ऑपोजिशन खुद ही घर बैठ जाएगी? बिल्कुल ऐसा है जी। देखिए नवाज शरीफ साहब 1 साल से लंदन में थे, खामोश थे, उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। उनकी बेटी मरियम नवाज का ट्विटर बंद था। आपके पास बेस्ट मौका था कि आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाते, अवाम के फलॉ के लिए जो भी मंसूबे आपके मंशूर में थे वो उसको पाया तकमील करते। ठीक है बेग साहब, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर सियासी सूरत-ए-हाल पर बात कर रहे थे। ऑपोजिशन अभी तक तो अपने तमाम तर एहतजाज से, तमाम तर बातों से कुछ हासिल नहीं कर पाई है, और दूसरी तरफ हुकूमत को चाहिए कि अगर दबाव के शिकार नहीं है तो अपनी कारकर्दगी को बेहतर करें, महंगाई पर काबू पाएं। जो बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, जब वो बढ़ेंगी तो डेफिनेटली महंगाई बढ़ेगी। अगर अपनी कारकर्दगी बेहतर कर लेती है तो फिर ऑपोजिशन के पास भी कोई जवाब नहीं होगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।